एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन पॉइंट एमएमबी। आज हम सीखेंगे फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम नंबर के बारे में, जिसमें हमने सीखना है कि एन है जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, या एल है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, या मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इज दैट एन एल, वो कैसे एनर्जी पर डिपेंड करता है, क्या कैसे एन के साथ एल वेरी होता है, वो सारा आज हमने करना है। और कैसे ये हमारी इनकी जो इक्वेशन है एनर्जी के साथ एन की जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कैसे होती है, वो सारा हमने आज ड्राइव करना है। वैसे कि ये बेसिक टॉपिक भी बनता है, अगर आपको इनकी बेसिक नॉलेज चाहिए तो भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज स्टार्ट कर लेते हैं। ये अगर एग्जाम की वजह से देखो तो शॉर्ट में आता है कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन को वैल्यू को निकाल के दिखाओ, तो हम थोड़ा डीप में करेंगे ताकि हमारे जो बीच में से अगर कोई क्वेश्चन राइज भी हो जाता है या हमें कोई वैल्यू यूज़ करनी पड़ती है तो भी हमें पता होना चाहिए कि कैसे निकली है ये। तो हम स्टार्टिंग से कर लेते हैं। फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम नंबर वी नीड टू सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या हमें क्या है कि अगर क्वांटम नंबर निकालने हैं तो हमें इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, 3D जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको सोल्व करना पड़ेगा। फॉर सिंप्लीफिकेशन टेक ए वन इलेक्ट्रॉन एटम लाइक हाइड्रोजन। अगर देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एटम लेने पड़ेंगे, एटम को कंसीडर करना पड़ेगा। और आपको पता है कि सबसे सिंपलेस्ट एटम होता है हमारे पास हाइड्रोजन, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और हीलियम की बात करते हैं उसके पास 2 होते हैं। तो अगर हाइड्रोजन का निकल सकता तो हम मैनी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए इजीली निकाल सकते हैं, बट उसके लिए अगर डायरेक्ट करते हैं तो वो कॉम्प्लिकेशन हमारे लिए पैदा कर देता है। इसलिए हम क्या लेंगे, सिंपलेस्ट केस लेंगे, हाइड्रोजन एटम लेके चलेंगे। In such atom, electron moves under Coulomb force of attraction between positively charged nuclei and electron। कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है एटम में, जो हमारा एटम जो हमने हाइड्रोजन एटम लिया उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है अंडर Coulomb इंट्रैक्शन, जो कि हमारा न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन जो हमारा था पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होता है हमारा। और इसीलिए क्या होता है, ये बाउंड रहता है, न्यूक्लियाई के बाहर मूव करता रहता है, बाउंड होता है ड्यू टू दैट फोर्स। और जो हमारी न्यूक्लियाई होती है वो हैवी होती है, मतलब कह सकते हैं कि उसका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में ज़्यादा होता है। तो इसीलिए क्या होती है, न्यूक्लियाई की जो वेलोसिटी होती है, वो न्यूक्लियाई जो धीरे धीरे मूव करती है ना, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं मोशन को, क्योंकि क्या होता है कि उसकी मास ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी क्या कम होगी। तो इसलिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्या होता है, उसकी मोशन को हम न्यूक्लियाई की मोशन को कंसिडर नहीं करते। इलेक्ट्रॉन हैज रिड्यूस मास म्यू विच इज गिवन है। तो इस टाइप से अगर हम रिड्यूस मास देखें हमारे इलेक्ट्रॉन का तो कैसे होगा, एम कैपिटल एम बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम। देखिए कैपिटल एम इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस, जो हमने हाइड्रोजन एटम लिया है तो उसमें जो मास ऑफ द न्यूक्लियस है वो है हमारा कैपिटल एम, एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेयर कैपिटल एम इज सो ग्रेटर देन स्मॉल एम। Electron of reduced mass mu moving under 3D Coulomb potential which is given है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जिसका रिड्यूस मास म्यू है वो मूव कर रहा है Coulomb पोटेंशियल के अंदर, बिकॉज वी नो दैट देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ Coulomb फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो तो हमारा पोटेंशियल भी कैसे होगा, Coulomb पोटेंशियल होगा, जिसकी वैल्यू होगी वी इज। अगर हम 3D की बात करें तो मेरे पास 3 कंपोनेंट होंगे और हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिए हैं अभी। तो v इज इक्वल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। We know that the under root x square plus y square plus z square is equal to r. R is the separation between the nucleus and the electron. R क्या सेपरेशन है, R इज क्या मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, जो R वेक्टर है हमारा उसका मैग्नीट्यूड है ये, जो हमारे कार्टेशियन कंपोनेंट के साथ रिलेट होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से। तो अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखें हम ऐसे सिस्टम के लिए तो कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू बाई एफ स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको तोड़ेंगे, कंपोनेंट में तोड़ेंगे कि हमारे पास क्या है 3D है, तो इसको तोड़ें। तो आप एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं ऊपर वाले को, और हम क्या करते हैं, हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना होगा, डेल्टा स्क्वायर साई को स्प्लिट अप करना होगा तीनों कंपोनेंट में। देन हम क्या करेंगे उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं।
ये वैसे ये टॉपिक है, समझने में इजी है, पर देखो एक बार आपको समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कैसे ये हमारे जो प्रिंसिपल कैंटर नंबर है कैसे निकल के आते हैं हमारे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करने से। तो अब अभी क्या करना है, डेल प्लस के साई को तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, 3 कंपोनेंट हमारे पास, तो क्या कर्ली स्क्वायर साई अपन कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपन कर ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू बाई एच स्क्वायर ए माइनस बी इंटू साई इज इक्वल टू जी। अब देखिए अभी इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय ब्रेकिंग इनटू 3 कंपोनेंट एंड ईच इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल ओनली। तो हम लिख लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले, आप नोट्स देखे तो आपको पता चले। तो कैसे लिखेंगे, दिस इक्वेशन द अबव इक्वेशन कैन बी सॉल्व by split it into 3 equation equations each contain only one variable, कि एक वेरिएबल हो और ऐसे 3 इक्वेशन छोड़ देते हैं, मतलब एक एक्स के लोग, एक वाई के लोग, एक जेड के लोग, ओनली वन वेरिएबल। पर आप देख सकते हैं कि हमने एक्स वाई ये तो हमने कंपोनेंट कर लिया, अलग है ये एक्स साई का एक्स के साथ है, साई का वाई के साथ, साई के जेड के साथ। फिर हम वी को कैसे तोड़े, वी तो कंबाइंड फंक्शन है एक्स एंड वाई एंड जेड का, तो इसको नहीं तोड़ सकते। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इस इक्वेशन को सॉल्व करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। हम इक्वेशन को नाम दे लेते हैं इक्वेशन 1। तो आगे क्या लिखेंगे, बट पोटेंशियल फंक्शन is combined function of x, y and z, so that equation 1 cannot be solved for Cartesian coordinate। क्या होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए सोल्व करना क्या हो जाएगा, हम सोल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा वी क्या है, टूटेगा ही नहीं। वी तो क्या है, कंबाइंड फंक्शन है हमारा एक्स वाई जेड का, बट हमारा साई तो सेपरेट हो गया ना, तो ये सोल्व करना हमारे लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो अब इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले वो सोचते हैं हम। फिर हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हमारे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, टू गेट द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो अब क्या करेंगे, टू ओवरकम this problem we take Schrödinger equation in spherical polar coordinate। क्या कर लेते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ले लेते हैं इसको। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, आर, और क्या होता है हमारे पास जेड, और एक होता है हमारे पास फाइव, आर फाइव जेड, ऐसा बोल सकते हो आप, आर फाइव जेड, सॉरी आर थीटा फाइव, आर थीटा फाइव, वो तो हमारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। तो ये होता है आर थीटा फाइव, ये होता है हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो एक्स और वाई जेड की वैल्यू क्या होती है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, वो होती है एक्स इज इक्वल टू
आर साइन थीटा cos of phi and y is equal to r sin theta sin of phi and z is equal to r cos of theta। तो इसके लिए हमारे पास r क्या होता है, r की वैल्यू वही होती है हमारे पास जो हम यूज करके आए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड थीटा। थीटा कहाँ से निकालेंगे, थीटा यहाँ से निकालेंगे हम। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड बाई आर कोस इनवर्स जेड बाई आर। आर की वैल्यू अपनी यही यूज करनी है, तो क्या लिख सकते हैं आप, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारी वैल्यू आ जाती है थीटा। तो ये हमने किस में निकाले, हमारे जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे उसको हमने क्या कर लिया है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लिया। तो अब इक्वेशन को भी लिखेंगे, इक्वेशन 1 को हम किस में लिखेंगे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इसको चेंज कर देते हैं, मतलब आर थीटा फाई में इस इक्वेशन को लिखते हैं। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम इक्वेशन 1 को चेंज करते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। तो लिख लेते हैं, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को किस में लिखेंगे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिख लेते हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप क्या कीजिएगा कि अभी जो हमारी वीडियो है उसको लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले। और वीडियो को अगर आपका कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स के पास। तो अभी कर लेते हैं इक्वेशन 1 इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट कैन बी रिटन एज क्या, किस में लिख रहे हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिख रहे हैं इसको। तो लिख दें, नीचे वाला इरेज कर देते हैं और इक्वेशन 1 को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिख देते हैं। तो लिखें, तो क्या लिखेंगे, एक्स और वाई जेड का रिलेशन हमने यूज किया है, उसमें लिख लेते हैं। तो लिखते हैं 1 बाई आर स्क्वायर, 1 बाई आर स्क्वायर करली बाई करली आर स्क्वायर करली साई बाई करली आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा करली बाई करली थीटा और साइन थीटा करली साई बाई करली थीटा प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करली स्क्वायर साई अपॉन करली फाई एंड ये लास्ट वाली टर्म से 8 पाई स्क्वायर म्यू एक्स स्क्वायर एंड ए माइनस बी और साई किसका फंक्शन होगी, आर थीटा एंड फाई इज इक्वल टू जी। ये हमारे किस में होगी है, ये हमने इक्वेशन 1 को लिख दिया, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 3D हमने किस में लिख दिया, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिख दिया है। दैट इज 1 बाई आर स्क्वायर करली बाई करली आर स्क्वायर करली साई बाई करली आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा करली बाई करली थीटा साइन थीटा करली साई बाई करली थीटा प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करली साई बाई करली फाई स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर म्यू बाई एक्स स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई इज द फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से देख सकते हो कि साई है ना, जो हमारी कंप्लीट साई है वो किसका फंक्शन है, वो दो हमारे अगर देखते हैं तो मेजरली 2 पार्ट का फंक्शन है, एक तो हमारा रेडियल हो जाता है और एक हो जाता है हमारा एंगुलर। तो हम क्या लिखते हैं, ये किसका कॉम्बिनेशन है, आपको पता है हमेशा क्या होता है, जो फंक्शन होता है वेव फंक्शन इज द मल्टीप्लिकेटिंग नेचर एंड द एनर्जी इज द एडिटिव। एनर्जी होती है वो हमेशा ऐड होती है, जैसे अगर टोटल एनर्जी निकालनी है तो आपने दो जो कंपोनेंट की एनर्जी उसको जोड़ लेंगे,
बट अगर हमारी वेव फंक्शन की बात करें तो अगर एक कंपोनेंट का वेव फंक्शन हमारे पास है और सेकंड का भी पता है, टोटल वेव फंक्शन निकालना है, तो अब क्या करेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज वेव फंक्शन इज द मल्टीप्लीकेटिव इन नेचर। तो क्या करेंगे, रेडियल पार्ट आर, जो स्मॉल आर है वो हमने क्या ले लिया, कैपिटल आर का फंक्शन ले लिया, इट इज द रेडियल पार्ट। एंड वाई आप कुछ भी ले सकते हो नोटिफिकेशन, ये नहीं कि पर्टिकुलर आर ही लेना जरूरी है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे वाई, थीटा, बड़ा वाला थीटा, कुछ भी, वो आपको पर बताना पड़ेगा कि आपने पार्ट लिया है क्या। वाई मैंने ले लिया है, हमारा थीटा और फाई का फंक्शन है, आप यहाँ पे दिखाओगे ये क्या है, वेयर आर इज द रेडियल पार्ट एंड वाई थीटा फाई इज द एंगुलर पार्ट। अब क्या करना है, जो हमने इक्वेशन लिखी थी 2 वाली, इसको 2 नाम दे दीजिए, जो 2 इक्वेशन लिखी है हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, वहाँ फाई की जगह अपने क्या लिखना है, आर और वाई लिखना है, और आर है वहाँ भी क्या लिखना है, जो भी हमारा कैपिटल साई है इधर आर और आर ही लिखना है, और सारा हमारा सेम रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, रेडियल पार्ट को अलग कर लेंगे और एंगुलर पार्ट को अलग कर लेंगे, फिर हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे। हमारी 3 स्टेप में इक्वेशन सोल्व होगी और उसी से हमारा फिजिकल इंटरप्रिटेशन होगा। अब देख लेते हैं आगे। तो अब जो हमारी इक्वेशन 2 थी, जो हमारे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हमने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी थी, और जो रिलेशन था हमारा, रिलेशन क्या था, आर साई का फंक्शन था, मल्टीप्लिकेटिव था, तो आर और वाई थीटा फाई का, इसको हमने रिलेशन को नाम दिया 3। तो अब हमने क्या करना है, अब यूज करना है रिलेशन 3 को 2 में। रिलेशन 3 को हमने क्या किया, 2 में यूज किया, तो क्या रखना है, साई के जगह क्या रखना है, आर और वाई रखना है। तो देखो आर है, आर क्या था हमारा फंक्शन किसका, स्मॉल आर का, तो स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कौन डिफ्रेंशिएट होगा, सिर्फ आर होगा, वाई क्या एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा। बट जब थीटा एंड फाई के रिस्पेक्ट में हम फाई को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आर एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा, सिर्फ वाई डिफ्रेंशिएट होगा। तो कर लेते हैं, तो 1/r स्क्वायर d बाई डी आर। आप बोलेंगे कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया, आपने टोटल डेरिवेटिव क्यों लिया, क्योंकि देखो साई, ये जो r है, कैपिटल R है, ये ओनली फंक्शन ऑफ r है। जब सिर्फ हमारा फंक्शन है, सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो टोटल हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। बट जब फंक्शन कोई मोर देन 1 वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो हम क्या लेते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसलिए हमने क्या लिया है, टोटल डिफरेंशिएशन किया है, न कि पार्शियल। तो अब क्या करेंगे, 1/r स्क्वायर, करली बाई करली आर की जगह क्या रखेंगे, d बाई डी आर। आर स्क्वायर सेम, साई की जगह क्या रखेंगे, आर और वाई लिखेंगे, पर आर ही डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू आर, और वाई क्या हो जाएगा, एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा। फिर हम सेकंड पार्ट करते हैं, 1/r स्क्वायर साइन थीटा करली बाई करली थीटा। देखो करली बाई करली थीटा ही रहेगा, क्योंकि वाई क्या कंपोजिट फंक्शन ऑफ आर और फाई एंड थीटा का है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि मोर देन 1 वेरिएबल हो गया, तो हम क्या लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। तो क्या ले लेंगे, करली फाई की जगह क्या लिखेंगे, करली वाई बाई करली थीटा, और आर एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा। ऐसे थर्ड लिख लेते हैं हम, 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करली स्क्वायर बाई करली वाई करली फाई स्क्वायर, आर कांस्टेंट वर्क करेगा, डॉट आर प्लस 8 स्क्वायर म्यू बाई एक्स स्क्वायर ई माइनस बी, और आर फाई की जगह लिख देंगे आर और वाई इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या होता है, इक्वेशन को अलग अलग वेरिएबल, उसको अलग अलग से सोल्व करना है, कि एक वेरिएबल को अलग कर लेते हैं, एक वेरिएबल को अलग करते हैं, मतलब वाई वाला अलग करेंगे और आर वाला अलग करेंगे। तो आपको पता है कि वाई वाले के पास क्या नहीं होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए, और आर वाले के पास क्या, वाई नहीं होना चाहिए। तो वाई वाले के पास अगर हमने आर वाले के पास में वाई कटाना, तो क्या वाई से डिवाइड कर दे, इधर हम आर से डिवाइड कर दे, और ये आर भी नहीं होना चाहिए हमारे पास। तो क्या करेंगे, हम जो हमारी वो इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, आर स्क्वायर बाई आर वाई से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देखो इधर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर से वाई भी कैंसिल हो जाएगा, इधर से आर, इधर से आर, और इधर से दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, बट आर स्क्वायर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, आपको सोल्व करनी पड़ेगी। सोल्व क्या, मतलब आर स्क्वायर वाली को एक साइड रख लीजिए, आर वाली टर्म जो हमारा रेडियल पार्ट है, और वाई वाली जो एंगुलर पार्ट है उस टर्म को अलग ले जाएंगे। तो हमारा टर्म हम अलग अलग करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनती है 1/r, क्योंकि देखो इधर 1/r बच जाएगा ना, वाई तो कैंसिल हो जाएगा, जो हमने ऐसे
मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या 1/r d/dr r स्क्वायर dr/dr प्लस 8 म्यू r स्क्वायर बाई x स्क्वायर e माइनस br इज इक्वल टू, क्योंकि देखो सारा पार्ट क्या था, प्लस में था, इधर लेके गए तो माइनस 1/y 1/sin थीटा कर्ली थीटा sin थीटा 1/y सॉरी कर्ली y बाई कर्ली थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली फाई स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जो हमारी अबव इक्वेशन है, आपको नाम ले लेते हैं इसका फोर्थ इक्वेशन। यू ऑब्जर्व दैट द अबव लेफ्ट हैंड साइड, आप क्या लिखेंगे, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4 इन R and right hand side of equation 4 in y, मतलब क्या, ये अलग वेरिएबल में ये अलग वेरिएबल में, तो ये इक्वेशन कब करेक्ट होएगी, सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट, मतलब ठीक होगी ओनली इफ both side equal to some constant, equal to some constant, constant आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं कांस्टेंट, और हम क्या लेते हैं जनरली, हम क्या लेते हैं इसको सोल्व करने के लिए L इंटू एल प्लस, हमने कांस्टेंट क्या लिया है, इज दैट L इंटू एल प्लस 1, मतलब क्या है कि दोनों इक्वेशन, देखो ये R में ये Y में, दोनों इक्वेशन इक्वल कैसे हो सकते हैं, इक्वल तभी हो सकते हैं जब दोनों इक्वेशन किसी दूसरे के, मतलब किसी कांस्टेंट की इक्वल हो। देखो दो पार्ट है, एक जीरो के इक्वल हो जाएगा, दूसरा तो जीरो के इक्वल हो जाएगा, ऐसे ही हम ये कंडीशन यूज करेंगे मैथमेटिकल वाली कि किसी कांस्टेंट की इक्वल हो जाते हैं, और कांस्टेंट क्या लिया हमने L इंटू एल प्लस 1, तो इस पार्ट को L इंटू एल प्लस 1 की इक्वल रखेंगे और इस पार्ट को अलग से L इंटू एल प्लस 1 की इक्वल रखेंगे और फिर सोल्व करेंगे। कर लेते हैं, आप इसको पुट कर देते हैं हाफ पार्ट को, क्या करना है भाई, इक्वेशन का जो हमारा पहले लेफ्ट हैंड साइड रख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास 1/r d/dr r स्क्वायर dr/dr प्लस 8 स्क्वायर म्यू r स्क्वायर, एक ही नोटिफिकेशन रखनी, स्मॉल वाला लेते स्मॉल वाला, कैपिटल लेते कैपिटल, एच स्क्वायर ई माइनस वी, क्या किसके इक्वल रखना है, L इंटू एल प्लस 1, ये हमारा क्या होता है रेडियल पार्ट हो जाता है, इसको इक्वेशन को नाम दे दीजिएगा 5, इसको बाद में सोल्व करेंगे, मतलब हमारे पास जो इक्वेशन बनती जाएंगी उनको सोल्व करते जाएंगे, हमारे पास क्या जगह इंटरप्रिटेशन आता रहेगा। तो इक्वेशन 5 आ गया हमारे पास, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी कंपोजिट इक्वेशन थी उसको 3 इक्वेशंस में करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तीनों इक्वेशन को फिर अलग से सोल्व करेंगे और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इक्वेशन जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड रखी है, हमने अब क्या रखेंगे, राइट हैंड साइड रखेंगे, सम इक्वल टू सम कांस्टेंट दैट इज -1/y 1/sin थीटा कर्ली y कर्ली थीटा sin थीटा कर्ली y बाय कर्ली थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा कर्ली स्क्वायर y बाय कर्ली फाई इज इक्वल टू L इंटू एल प्लस, समझ आया। अब क्या करना है, माइनस साइन आप चाहे इधर छोड़ दीजिए और y को भी इधर ले आइए, लीजिए हम y को भी इधर ले आए भाई, तो अब ये इक्वेशन बन गई 6। अब इक्वेशन 5 को तो आपको पता है r तो केवल r का ही फंक्शन है, स्मॉल r का, तो ये तो सिंपल सोल्व हो जाएगी यूजिंग लेजेंडर पॉलिनोमियल, बट 6 को हमें फिर डिसॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि y किसका फंक्शन था, कंपोजिट फंक्शन था थीटा एंड फाई का, तो फिर से हम जैसे हमने साई को सॉल्व किया था, साई को हमने तोड़ा था कंपोनेंट में 2 में, ऐसे ही y को तोड़ेंगे। अब y को तोड़ लेते हैं हम,
बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप ये नहीं कह सकते, अगर आपने पूरा किया है स्टेप वाइज तो आप कभी नहीं भूलोगे इसको। और कोई डिफिकल्ट नहीं है, हाइड्रोजन एटम आपने किया होगा एटम में, वैसे ही सोल्व कर रहे हैं इसको। अब क्या करना है, अब इस वाई को फिर से डिजोल्व करना है एज वी नो दैट। कभी भी है ना क्वेश्चन पेपर में आप आंसर टाइम पर क्या हो तो कभी भी है ना ऐसे थोड़ी सी मत लिखना, बिल्कुल रामायण से पॉइंट टू पॉइंट लिखा होगा, ताकि बंदे को ये लगे कि आता है तो नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, एज वी नो दैट। तो हमने क्या किया, इसको y को क्या लिखा, y किसका फंक्शन था, y का कोई फंक्शन था थीटा का एंड फाई का, तो इसको क्या लिखते हैं, y किसका फंक्शन था थीटा एंड फाई का, तो इसको क्या लिखते हैं बड़ा बड़ा थीटा ले लेना, कुछ और लिख लेना, ये स्मॉल थीटा का फंक्शन ले लिया भाई, क्योंकि देखो इसका फंक्शन और इसका फंक्शन आपको पता वेव फंक्शन इज द मल्टीप्लिकेटिव नेचर, तो इसका फंक्शन और फाई का फंक्शन, फाई मैंने कुछ ऐसे ले लिया, आप कुछ और भी ले सकते हो, एक्स्ट्रा कुछ भी ले सकते हो, ये फंक्शन मैंने लिया है फाई। रिलेशन को नाम दे देना 7। अब रिलेशन 7 यूज करना है 6 में, और 5 का सेम रखना, लीजेंडर पॉलिनोमियल से सिर्फ सोल्व करना है इसको, और हमारी r की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें क्या करना, नाउ यूजिंग रिलेशन 7 in 6 big क्या आ जाता है मेरे पास, क्या मिलेगा इधर, अब बाई की जगह रखी 1 बाई साइन थीटा। ठीक है भाई, करली बाई करली थीटा, करली बाई करली थीटा। आप जब बाई रखोगे तो करली बाई करली थीटा किसमें चेंज होगा, टोटल डेरिवेटिव में, किसमें चेंज हो जाएगा, टोटल डेरिवेटिव। तो अंदर वाला साइन भी थीटा में और बाई भी, बाई का कंपोनेंट भी हम थीटा ही लेंगे, तो साइन थीटा, और जब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा। सिर्फ इसी से क्या करना है, हमने आपको इसी से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इसी को, तो क्या जाएगा बड़ा बड़ा थीटा टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल थीटा, और इधर रह गया हमारा फाई, बड़ा वाला फाई, प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कर्ली स्क्वायर वाई, कर्ली स्क्वायर वाई किसके, वाई का कौन सा कंपोनेंट होगा, फाई के रिस्पेक्ट में, बड़ा वाला फाई, तो यहाँ क्या जाएगा टोटल डेरिवेटिव, और इनटू में क्या रहेगा ऐसे कांस्टेंट किसने वर्क किया, बड़ा वाले थीटा है, इज इक्वल टू माइनस एल इंटू एल प्लस 1, चाहे इधर ले आइए इधर आ जाएगा तब प्लस का, और क्या क्या वाई की जगह रख दिया हमने थीटा बड़ा वाला और बड़ी वाली फाई। अब हमें क्या करना है, इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 0। अब हमें वेरिएबल सेपरेबल दोबारा से अप्लाई करना है, बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड वी गेट टू टर्म्स, वन इन थीटा एंड सेकंड साइड इन फाई। तो कैसे करें, थीटा वाले में तो क्या नहीं होना चाहिए, फाई नहीं होना चाहिए, फाई वाले के पास थीटा नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन, multiply the above equation by sin square by sin square, क्या करना, sin square नहीं होना चाहिए ना, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई ले लेते हैं, और नीचे ये क्या नहीं होना चाहिए, ये से वो काटने के लिए करेंगे, ये नीचे ले लेते हैं बड़ा वाला थीटा और बड़ा वाला फाई, देन वी गेट, तो हमें क्या मिलता है, क्या मिल जाएगा भाई, तो इसको काटेंगे तो ऊपर रह जाएगा एक साइन थीटा, क्योंकि ऊपर क्या स्क्वायर है, नीचे एक ही था तो कट गया, एक ऊपर रह गया डी बाई डी थीटा, और साइन थीटा सेम, और डी बड़ा थीटा सेम, फाई कैंसिल हो चुका है, और नीचे क्या रह गया, नीचे रह गया हमारा एक बड़ा वाला थीटा, प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, और थीटा से थीटा कैंसिल क्या बचेगा 1 बाई फाई बड़ा वाला फाई, और डी स्क्वायर फाई बड़ा वाला फाई बाई डी फाई स्क्वायर छोटा वाला, प्लस इधर से कैंसिल हो जाएगा बच्चा, और नीचे ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर रहा है,
एल इंटू एल प्लस वन और थीटा फाई सब कुछ कैंसिल। अब क्या करना, थीटा थीटा वाली टर्म से एक साइड लेके आनी, जैसे हम आर और हमने वाई की थी, और फाइव फाइव वाली टर्म एक साथ करनी है। और क्या करना है, फिर इसको अलग अलग सेपरेट करना है, जैसे हमने वाई और आर के साथ किया था। तो कर लेते हैं एक बार, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया तो, फिर हम आगे चलते हैं। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो करते हैं आगे। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, और अभी तो आगे होता ही जाएगा, थोड़ा देर हो रहा है, पेशेंस रखना पड़ेगा। अच्छा टॉपिक है, नंबर दिलाएगा आपको पूरे। कर ले इसको सोल्व। क्या किया, थीटा थीटा वाले एक साथ और फाइव फाइव वाली एक साथ, तो क्या करेंगे, साइन थीटा हो गया, साइन थीटा बाई कैपिटल थीटा डी बाई डी थीटा, सॉरी साइन थीटा आएगा, साइन थीटा डी बाई कैपिटल थीटा बाई स्मॉल थीटा प्लस ये वाली टर्म आई क्योंकि थीटा इन्वॉल्व है, साइन स्क्वायर थीटा एल इंटू एल प्लस, एंड इधर क्या चल जाएगी माइनस में, माइनस वन बाई कैपिटल फाइव टी स्क्वायर कैपिटल फाइव बाई स्मॉल फाइव। अब देखो अभी इक्वेशन आपने नाम दे दिया, कौन सी इक्वेशन चल रही थी भाई, 8 चल रही होगी। अगर आप कुछ गलती होगी तो आप 9 10 कर लीजिएगा, मेरे को तो 8 है, तो अब कर लेते हैं। तो देख सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इन इक्वेशन 8 इन थीटा एंड राइट हैंड साइड इन 5, तो क्या लिखेंगे, क्या होनी चाहिए, किसी कांस्टेंट की इक्वल होगी तभी क्या होंगी, इक्वेशन करेक्ट हो। तो वही बात जो हमने अभी तक रिपीट की थी ऊपर आर और वाई के लिए, सेम वही रिपीट करनी है आपने इधर। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 8 इन वेरिएबल थीटा एंड राइट हैंड साइड इन वेरिएबल फाइव। So this equation only correct इक्वेशन करेक्ट, आप इधर लिख लीजिएगा, करेक्ट कर जाएगा, करेक्ट। तो क्या अपने फिजिक्स वालों के साथ होता है कि ग्रामर हमारी ठीक ही नहीं हो पाती, और हमारी ग्रामर मैटर भी नहीं करते, तो हमें जो हमें बात लिखनी है वो लिखिएगा। सो दिस इक्वेशन करेक्ट ओनली व्हेन बोथ साइड इक्वल टू सम कांस्टेंट, इक्वल टू सम कांस्टेंट। कांस्टेंट पहले क्या लिया था, एल इंटू एल प्लस वन, अब क्या ले लेंगे, दैट एम एल स्क्वायर कि निकालना ही ये है भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर निकालना और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर निकालना था। तो जो लेना ही है वही कांस्टेंट लेके चलेंगे भाई, जिसकी बात करनी है तो ले लें। एक बार लेफ्ट हैंड साइड को रखना इक्वल, एक बार राइट हैंड साइड को, और इक्वेशन जैसे 5 बनी ऐसे ही इक्वेशन बन जाएंगे, उनको फिर फर्दर सोल्व करेंगे। एक को लेगुरी से करेंगे, एक को लीजेंडर से करेंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सीधा ही सोल्व हो जाएगी, वो कि 5 में होगी। पहले 5 वाली रख लेते हैं भाई, माइनस करली बाई करली बड़ा वाला 5 डी स्क्वायर कैपिटल 5 बाई डी 5, ठीक है, इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर। भाई ये आ गया माइनस इधर, और ये हो गया प्लस में, और इधर आ गया 5, क्या था हो गया, क्योंकि देखो इधर एम एल टिपल क्या, तो इधर माइनस क्या है, इधर आते प्लस और 5 से हमने मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो हो जाएगा। तो अब ये देख दो, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर आप लिख सकते हो, इट इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन।
और जनरल सॉल्यूशन आपको पता है पाई का क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं, डायरेक्ट सोल्व थोड़ी करेंगे। अब सोल्व करने लगेंगे स्टेप वाइज तो फिर इंटरप्रिटेशन पे कब पहुँचेंगे, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन पुट कीजिएगा बस। वैसे आपने किया भी होगा पार्शियल डिफरेंशियल, जो हमारा पीडी नाम का मैथ था, हमने बीएससी में किया था, वहाँ से करते आपने सीखा होगा इसको। तो क्या आ जाएगी e की पावर आयोटा ml5, क्या आ जाएगी कि पावर आयोटा ml5 का क्या हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा, किसका 5 वाले का। ये तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पे अपने पॉलिनोमियल यूज करने, एक में थीटा वाले में तो यूज करेंगे लेगुरी और आर वाले में करेंगे लीजेंडर। तो ये सॉल्यूशन आ ही चुका है हमारे पास, इसको एक बार पुट कर लेना या बाद में यूज कर लेंगे, इसको नाम रख देते हैं नो। जब हमें यूज करना होगा तो इक्वेशन रिलेशन को 9 को यूज करते हैं। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो रख ली थी ml की, ये रख लेते हैं। क्या रखेंगे साइन थीटा बाय कैपिटल थीटा डी बाय डी थीटा साइन थीटा और डी बड़ा वाला थीटा बाय स्मॉल थीटा। थोड़ा भाई डिफरेंस छोड़ देना, फिर क्या होता है जल्दी जल्दी में रखते तो डिफरेंस नहीं छोड़ता, स्मॉल बड़े और बड़े में, तो आप जरूर छोड़िएगा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू एल इंटू एल प्लस 1 और ये हमारा ml स्क्वायर के इक्वल है, तभी तो करेक्ट हुई थी। अब इधर ले आइएगा, थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा या साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिएगा और फिर इक्वेशन को कंबाइन कर लीजिएगा। फिर हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे थीटा के लिए और फाई के लिए, ये देखते हैं हम अभी। तो अब हमने क्या किया, सारी इक्वेशन को हम इकट्ठी लिख लेते हैं ताकि हम देख लें कि हमारी जो इक्वेशन हुई है रेडियल पार्ट के लिए या एंगुलर पार्ट के दोनों के लिए थीटा एंड फाई के लिए वो क्या क्या आई है। तो हमने इकट्ठी करके लिख ली है। रेडियल पार्ट के लिए जो इक्वेशन आई थी 1/r d बाई डी आर आर स्क्वायर डी आर बाई स्मॉल आर डी आर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर ई माइनस डी ऑफ आर इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस 1, इक्वेशन 5 नाम दिया था। और डी स्क्वायर कैपिटल फाई स्क्वायर बाई डी फाई स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर कैपिटल फाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 9 एंड 1 बाई कैपिटल थीटा साइन थीटा डी बाई डी थीटा साइन थीटा डी बाई कैपिटल थीटा बाई डी थीटा प्लस एल इंटू एल प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ml स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन तीनों के लिए एक रेडियल के लिए है, ये दोनों एंगुलर के लिए है। तो एक का तो सॉल्यूशन अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड और डिफरेंशियल इक्वेशन आई है तो इसका सॉल्यूशन तो इजीली हमें मिल ही जाएगा। फिर ए इज द ए क्या है यहाँ, ए हमें आपको पता है कि वेव फंक्शन वो एक्सेप्टेबल होता है जो नॉर्मलाइज होता है, तो ये यहाँ क्या है नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट है। अब हमने बात की थी जब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे तो क्या था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्यों नहीं सोल्व कर पाए थे, क्योंकि वो कंप्लीट इक्वेशन तीन इक्वेशन में नहीं टूट रही थी। बट देखो हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूज किया तो देखो आप देख रहे हो कि एक कंप्लीट इक्वेशन तीन इक्वेशन में टूट चुकी है और हर एक में क्या है एक ही वेरिएबल है, इसमें आर है, इसमें आप देख सकते हैं फाई है, इसमें क्या है थीटा है। आप एक नोटिफिकेशन का ध्यान देख लीजिएगा कि ये कैपिटल थीटा लेना है, आप कुछ और भी ले सकते हो। तो अब हमने तीन इक्वेशन आ गए, तीनों का क्या निकालना है सॉल्यूशन निकालना है, 1 बाय 1 सोल्व कर लेते हैं। एक को तो हमने कर ही लिया है फाई के लिए, देन सेकंड वाली और देख लेते हैं। 10 इक्वेशन है जो हमारी थीटा में है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है आपको डायरेक्ट निकालना है। आपने जो हमने हाइड्रोजन एटम करते हैं एटम में, तो वैसे आपको स्टेप बाय सोल्व नहीं करना, आप डायरेक्ट रखना है क्योंकि हमें क्या क्या इंटरप्रिटेशन पे ध्यान देना है। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10 इज नोन टू बी, जाना जाता है क्या होता है थीटा, बड़ा वाला थीटा ये बेटा एल एम एल एन एल एम एल और पी एल की पावर मोड ऑफ एम एल कोस ऑफ थीटा। ये जो हमारा एल एम एल है ये हमारा क्या है बेटा इधर है ये कांस्टेंट, आप बोल भी सकते हैं नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट बिकॉज वेव फंक्शन इज एक्सेप्टेबल ओनली व्हेन वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड। एंड पी एल एम एल क्या है एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल, जो कि हम मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यू, जो पी एल एम एल की वैल्यू है ये क्या हुई डिफरेंट होगी फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एल एंड एम एल। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो चुका थीटा के लिए भी। तो अब ये सॉल्यूशन कब होगा, ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल तभी होगा जब क्या होगा एल की वैल्यू क्या हो, क्या तो इंटीजर हो या ग्रेटर देन एम एल हो। कैसे लिखेंगे दिस सॉल्यूशन इज एक्सेप्टेबल ओनली इफ एल इज इंटीजर और ग्रेटर देन एम एल। तो क्या लिख सकते हैं एल को लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू मोड ऑफ एम एल
कोमा मोड ऑफ एम एल प्लस 1 कोमा मोड ऑफ एम एल प्लस 2 एंड शोन, ऐसे ही हम लिखते जाएंगे। और इससे क्या, इससे एम एल की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है, एम एल क्या आता है, तो इससे एल की जो हमने वैल्यू ली है सर्टेबल सॉल्यूशन के लिए, उससे हमारा एम एल क्या निकलता है। एंड एम एल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एम एल इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड शो ऑन प्लस माइनस है, क्योंकि हमें पता है एम एल की वैल्यू है वो कहाँ तक जाती है, प्लस माइनस प्लस एल से लेकर माइनस एल तक जाती है, और जो हमारे एल की वैल्यू 1 - 1 तक जाती है। और आपको पता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन अब कहाँ रहेगा, सिर्फ 5 का रहता है हमारा इक्वेशन, हमने 9 भी सोल्व कर लिया, 10 भी। इक्वेशन 5 रेडियल पार्ट वाला सॉल्यूशन रहता है, तो इसको क्या लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन भी क्या है, फिक्स है, वो भी लेंगे हम। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 इज नोन टू बी RNL इज इक्वल टू NN e की पावर माइनस ZR बाई NA नोट इंटू 2ZR बाई NA नोट की पावर L ये कैपिटल L लिखे बेटा लैगरी फंक्शन के लिए। ऊपर है हमारा 12+1 और नीचे हमारा n+1 और इंटू में है 2ZR बाई NA नोट। तो ये हमारा क्या था, रेडियल पार्ट की सॉल्यूशन था। और ये सॉल्यूशन भी एक्सेप्टेबल तब होगा जब इसकी वैल्यू क्या होगी, एनर्जी की वैल्यू कुछ फिक्स होंगी। तो यहाँ से हम अब क्या कर लेते हैं, इनकी टर्म को डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ए नोट, एक ए नोट होता है हमारा बोहर रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट, एंड एल 12+1 n+1 क्या है, लैगुरी लीजेंडर सॉरी एसोसिएटेड लैगुरी पॉलिनोमियल। तो ये अब ऊपर लिख लेते हैं हम। तो अब ये जो हमारी इक्वेशन आई है, जो हमारा हमने सॉल्यूशन माना है हमारे रेडियल पार्ट के लिए, तो इसमें जो टर्म्स है वो क्या है, ए नोट। ए नोट क्या होती है, ए नोट होता है कि जो हमारा बोहर ऑर्बिट होता है उसकी क्या होती है, रेडियस होती है, वो भी स्मॉलेस्ट वाला ऑर्बिट की। तो ए नोट इज इक्वल टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई म्यू ई स्क्वायर, एंड एल जो हमने लिया था लैगुरी के लिए, एल 12+1 और एल n+1 ये क्या होता है, एसोसिएटेड लैगुरी पॉलिनोमियल होता है। तो अब अगर इस सॉल्यूशन देखें, हम ये सॉल्यूशन जो हमने रेडियल पार्ट का किया है, हमने 11 इक्वेशन नाम दिया है, इसको रिलेशन नाम दिया है। सॉल्यूशन ऑफ रेडियल पार्ट इज एक्सेप्टेबल ओनली इफ टोटल एनर्जी, जो हमारी टोटल एनर्जी होती है ऑर्बिट की, वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। और उसकी वैल्यू क्या दी गई है, वैल्यू विच इज गिवन एज En इज इक्वल टू माइनस म्यू जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर, दैट इज द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम और हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कहते हैं वो भी एग्जैक्ट यही होती है हमारी, वेयर n इज इक्वल टू l+1 l+2 l+3 शो, एंड l इज इक्वल टू 0 1 2 एंड शो n-1। l की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर n-1 तक वेरी करती है। तो ये हमारा क्या था, हमने क्या किया है, अभी एनर्जी निकाली है, मैंने सॉल्यूशन निकाली। अब देखो सॉल्यूशन हमारे आर का भी आ चुका है, थीटा का भी आ चुका है और फाई का भी आ गया। अगर इनको हमने जो हमने फंक्शन माना था आर, हमारा थीटा सॉरी आर का फंक्शन था, और बाई फंक्शन था हमारा किसका, थीटा एंड फाई का। और बाई को हमने फिर अलग से क्या माना था, फाई को हमने अलग से माना था थीटा स्मॉल थीटा का फंक्शन और कैपिटल फाई का फंक्शन। अगर इन तीनों के सॉल्यूशन को हम रख के मल्टीप्लाई कर देते तो हमारी कैपिटल वाई आ जाती है, वाई इज द फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई। पर हमें टोटल जो हमारा सॉल्यूशन है, टोटल वेव फंक्शन है, उस पर हमने काम नहीं करना, हमने किस पे काम करना है, इंटरप्रिटेशन पे करना। हमने जो अब एनर्जी आई है, या जो हमने रेडियल पार्ट के लिए सॉल्यूशन किया है, या हमने थीटा के लिए सॉल्यूशन किया है एंगुलर पार्ट के लिए, उससे हमने क्या निकालने हैं, हमारे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो हमारा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, वो ड्राइव करना है। तो आज हमने क्या किया, एनर्जी तक किया। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी, क्योंकि लंबा वीडियो जाता है तो क्या होता है उसमें देखने में इतना मज़ा नहीं आता, तो हम जो आगे का इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि हमने सारा काम कर चुके हैं, अब हमने सिर्फ निकालना है, जो इक्वेशन आई है उनसे ही हमने क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। तो हम वो काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो समझ आएगी। थैंक यू।